नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। बांग्लादेश ने अपनी हरकतों से इन दिनों भारत को हैरान कर दिया है। भारत से लैंड पोर्ट के जरिए सूद के आयात पर पाबंदी लगा दी है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर अपना लेक्चर भी दे दिया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनूस ने चीन जाकर कह दिया है कि पूर्वोत्तर भारत का समंदर से कोई संबंध नहीं है और बांग्लादेश यानी कि मोहम्मद यूनूस जो हैं वही इस इलाके के इकलौते गार्जियन है। क्या भारत के लिए अब बांग्लादेश एक सरदर्द बन चुका है और बांग्लादेश से भारत कैसे निपट रहा है? क्या उसकी रणनीति है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा ये भी करेंगे कि जिसने बांग्लादेश को आजाद कराया 1971 में, हजारों करोड़ रुपए जिसने बांग्लादेश के विकास के लिए खर्च कर दिया, वही बांग्लादेश आज अपनी औकात भूलकर भारत को आंखें दिखा रहा है। आज वही बांग्लादेश अपने इस रिश्ते में दरार पैदा कर रहा है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश को कुछ सबक सिखा सकते हैं? इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हम करेंगे कि कैसे बांग्लादेश को सबक सिखा सकता है भारत। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके कमेंट में स्थान का भी नाम दे दीजिएगा। अपने विचार जो है वो तो कमेंट के माध्यम से आप देंगे ही, लेकिन उसके अलावा एक और गुजारिश है आपसे। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो और भी पड़े हुए हैं। समय निकाल कर उन सब वीडियो को भी देखिए और वहां भी अपने विचार को जरूर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को कि बांग्लादेश को कैसे सबक सिखा सकता है भारत। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम इतिहास में जाएं। लगभग 50 वर्ष पहले हम बांग्लादेश के निर्माण के ऊपर बात करते हैं और इस तस्वीर को देखकर हमें 16 दिसंबर 1971 की घटना याद आती है। यानी कि 16 दिसंबर 1971 भारतीय सेना की मदद से पाकिस्तान को हराकर एक नए देश का निर्माण हुआ था जिसका नाम था बांग्लादेश। यही बांग्लादेश जो कभी पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म सितम और वहां की सरकार के भेदभाव से त्रस्त आकर देश के लोगों ने पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। पिछले 7 दशक में भारत अपने नए पड़ोसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहा। कई बार भारत ने अपना नुकसान भी सहा है। 1996 में दोनों देशों ने गंगा नदी के किनारे गंगा जल बंटवारे को लेकर संधि भी की, जो बांग्लादेश के लिए खेती और पानी के लिए जो जरूरत था उसको पूरा किया। 2006 भारत ने एक तरफा फैसला किया जिसके बाद सिगरेट और शराब को छोड़कर बांग्लादेश से सारी चीजें पर भारत ने टैरिफ जो है वह जीरो कर दिया। वही टैरिफ जो आज ट्रंप साहब खेल रहे हैं, 10% से लेकर 245%। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बांग्लादेश के लिए भारत ने कितनी कुर्बानी दी है। इस बांग्लादेश के लिए भारत ने अपने यहाँ के जो घरेलू व्यापार थे उन व्यापारों की भी कैसे कुर्बानी दी है। 0% टैरिफ के माध्यम से बांग्लादेश से वस्तुएं हमारे देश में आती थी और उसका नुकसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पहुंचता था, लेकिन भारत ने जो है वो बड़ा दिल दिखाया। बड़ा दिल दिखाना सबके बस की बात नहीं। तो हमने कहा कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो क्या करते थे, चीन से फैब्रिक मंगाते थे और भारत के कप को जो है वो कपड़ा बनाकर भेज देते थे। तो इससे हमने कहा कि भारत की जो लोकल इंडस्ट्री है उसके लिए परेशानी हो जाती थी, लेकिन उसके बाद भी भारत ने बांग्लादेश को सुविधाएं प्रदान की। 2010 से लेकर 2020 की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में भारत ने करीब 8 बिलियन डॉलर यानी कि 68,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो बांग्लादेश की प्रदान की। और बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट जो प्रदान की उससे बांग्लादेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो मूलभूत अवसंरचना थी, उसके निर्माण में भारत ने सहयोग किया। जैसा कि सड़क का निर्माण, रेल का निर्माण, बंदरगाह का निर्माण और ऐसे ही 17 प्रोजेक्टों पे भारत ने जो है वो निवेश किया। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है जिस तस्वीर के माध्यम से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत के संबंधों में किस प्रकार से आपको वृद्धि देखने को मिल रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो किस प्रकार से ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री गुड जो है वह एक्सेप्ट
टबैको और अल्कोहलिक आइटम को छोड़ दें तो सबको ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री जो है वह भारत में जो है वो व्यापार कर रहा था। तो बहुत ज्यादा जो है वह इससे भारत को जो है फायदा हो रहा था। हमने कहा कि 1996 में दोनों देशों ने गंगा नदी के लिए गंगा जल बंटवारा संधि की, जो बांग्लादेश के लिए खेती और पानी की जरूरतों के लिए आवश्यक था। 2006 में भारत ने एक तरफा फैसला किया, जिसके बाद सिगरेट और शराब को छोड़कर बांग्लादेश से सारी चीजें भारत में जीरो टैरिफ पर आती थी। बांग्लादेश के लोग चीन से फैब्रिक खरीदते थे और भारत को कपड़े बनाकर भेज देते थे। इससे भारत की लोकल इंडस्ट्री को परेशानी हुई। इसके बाद भी यह सुविधा बांग्लादेशियों को भारत ने दिया हुआ था। 2010 से 2020 की भी बातें हमने की कि किस प्रकार से भारत के द्वारा सहयोग मिला। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया और 2015 के इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के माध्यम से 162 छोटे-छोटे इलाकों का बंटवारा किया गया, जिससे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा था, उस सीमा विवाद को समाप्त किया गया और इससे भारत और बांग्लादेश को जो है भारत ने जो है वो बांग्लादेश को 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो प्रदान कर दी। 2023 की बात करें तो बांग्लादेश को रोजाना 2000 मेगावाट बिजली जो है वो भारत भेज रहा था। 2023 में इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को भारत डीजल भी प्रदान कर रहा था। इसके अलावा 2020 कोविड का समय था। हम कैसे पूछ सकते हैं कि भारत ने जो है वो नेबरहुड नीति के तहत अपने जो भी पड़ोसी थे उनकी सहायता के तहत जो है उन सभी को अगर हम बात करें तो सहयोग किया था। तो 2021 में कोविड के दौरान भारत ने बांग्लादेश को जो है वह 33 लाख कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो मुफ्त में प्रदान कर दी थी। वहां के अस्पतालों के लिए दवाइयां भी भेजी थी, उपकरण भी भेजा था। भारत की स्थिति खराब थी लेकिन भारत ने कभी भी सहयोग करने से अपने हाथ को पीछे नहीं। अब इसी की बात हम कर रहे हैं कि कैसे नमक हरामी की जाती है बांग्लादेश के द्वारा, जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस नमक हरामी कर रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है कि पिछले 1971 से लेकर 2025 तक यही भारत उनके साथ खड़ा था, लेकिन भारत के पीठ पर वार करने पर बिल्कुल भी जो है वो नहीं सोच रहे हैं। इसी को कहा जाता है धोखा देना। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 2022 से 23 में दोनों देशों के बीच लगभग 12.2 बिलियन डॉलर यानी कि 1.4 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ और इससे रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जो है वो पूरी जो है वो इन दोनों के बीच में हुई। लेकिन जिस प्रकार से शेख हसीना को तख्ता से हटाया गया, बांग्लादेश ने अपना रूप रंग जो है परिवर्तन कर दिया। अगस्त 2024 जब बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भागकर भारत में शरण ले ली। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी, मोहम्मद यूनुस वहां के मुखिया बने। शेख हसीना के समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत थे, लेकिन जैसे ही शेख हसीना हटी, भारत और बांग्लादेश में एंटी इंडिया गतिविधियां बढ़ गई। भारत जो है को छोड़कर बांग्लादेश जो है वह पाकिस्तान के साथ अपनी चोट लड़ाने लगा, करीबियां जो है बढ़ने लगी। सितंबर और दिसंबर से लेकर दिसंबर 2024 के बीच अगर हम बात करें तो मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के दौरे पर आने जाने लगे और इस दौरान उन्होंने 1971 के उन गिले शिकवे को भुला दिया, जिसके चलते दो देशों का एक देश का दो भागों में विभाजन हुआ। तो सारे गिले शिकवे भुलाकर संबंधों को मजबूत जो है वो करने लगे और संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। अब ये संबंध कब तक मजबूत रहेंगे यह तो भविष्य जो है वही बताएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो पाकिस्तानी नागरिकों को अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जाने के लिए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी था अभी तक की अगर हम बात करें, लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार ने वीजा सिक्योरिटी क्लियरेंस को जो है अब खत्म कर दिया है। नवंबर 2024 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधे संपर्क की समुद्री संपर्क की शुरुआत की गई है। कराची से कार्गो से बंगाल के खाड़े होते हुए चटगांव पोर्ट पर जो है वो पहुंच चुका है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो शेख हसीना के इस्तीफा जब हुआ उसके 3 हफ्ते के बाद वहां की जो केयर टेकर सरकार थे उसने पाकिस्तान से गोला बारूद जो है वो ऑर्डर किया और इसमें 40,000 से ज्यादा जो है वो गोला बारूद 40 टन के 2900 के अगर हम बात करें तो लगभग आरडीएक्स जो है इसने पाकिस्तान से मंगाया। 14 जनवरी 2025 को बांग्लादेशी आर्मी के नंबर 2 लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन जो है वो पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ जो है वो हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और दोनों देशों के फ्लैग के बीच में जिन्ना की तस्वीर जो है वो रखे रहते हैं। ये वही जिन्ना है जिन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान यानी कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को आजाद कराकर जो है वह टू नेशन जो थ्योरी की बात हो रही थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात हुई थी, उसको जो है वह धरातल पर लाया था।
पाकिस्तान के विदेश सचिव हैं आमना बलोच। 17 अप्रैल यानी कि बात करें हम 2 दिन पहले जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका गई थी और इस दौरे पर वो जाके वहां के विदेश मंत्री के साथ जो है उनकी मुलाकात हुई थी। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है, पाकिस्तान के विदेश सचिव हैं आमना बलोच और वो वहां जाकर मोहम्मद यूनूस से भी जो है वो बात कर रहे हैं। अब विदेश मंत्री जो है पाकिस्तान के इशाकडार वो भी जो है वो बांग्लादेश आने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों के बीच में संबंध जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे ही सरकार बदली, परिवर्तन हुआ, कार्यवाहक सरकार आई, भारत और बांग्लादेश के बीच की दूरियां और बढ़ती गई। बांग्लादेश ने चीन से नजदीकियां बढ़ा दी। 26 से 29 मार्च तक मोहम्मद यूनिस जो है वो चीन के दौरे पे थे। वहां जाकर उन्होंने एक नई शुरुआत की जो है बोआओ फोरम फॉर एशिया, ठीक है ना, इसमें हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने चीनी नेताओं के साथ मुलाकात करके वहां कई समझौते किए। 2025 में चीन ने बांग्लादेश में $1 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया और वहां का एक बंदरगाह है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यह आपको मोंगला बंदरगाह दिखेगा जो कि कलकत्ता के करीब है ये बंदरगाह। तो मोंगला बंदरगाह पे अगर हम बात करें तो इस बंदरगाह के डेवलपमेंट के लिए जो है वह निवेश कर रहा है कौन ची। और कोलकाता से इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी दूरी जो है वो 200 किलोमीटर की दूरी है, ठीक। और इसको लेकर भारत जो है वो चिंतित भी है। इसके अलावा चीन ने बांग्लादेश में 4 अस्पताल, रोबोट फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक सर्जरी विकल्प जो है वो दान दिया है। इसके अलावा चीन ने जो है औद्योगिक आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के लिए जो है वो काम किया है और मोंगला बंदरगाह के लिए $400 मिलियन यानी कि 3400 करोड़ रुपए की भी जो है वो फंडिंग की घोषणा की। अब जिस प्रकार से पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ी, चीन से इन्वेस्टमेंट हुआ, बांग्लादेश अपने पुराने दिन भूल गया। बांग्लादेश भूल गया कि किसने उसे आजाद कराया। बांग्लादेश भूल गया कि जब वो प्यासा था, जब वो भूखा था तो उसको निवाला किसने दिया। यही बांग्लादेश भारत को आंख दिखाना शुरू किया। बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 13 अप्रैल को बेनापोले, भोमरा, बांग्लाबंधा और बारेमारी और सोना मस्जिद लैंडपोर्ट के जरिए भारत से आयात होने वाले जो सूद है, इस सूद के ऊपर पाबंदी लगा दी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय दिवस के ट्वीट का जवाब देते हुए 16 दिसंबर 1971 को के बारे में कहा था कि यह बांग्लादेश की विजय है, भारत की विजय नहीं। भारत तो एकमात्र सहयोगी देश था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो प्रश्न यही उठता है कि क्या भारत जो है वह मात्र जो सहयोगी देश है और किस प्रकार से बांग्लादेश जो है वह भारत के लिए अब सरदर्द जो है बन गया है। तो बांग्लादेश सरदर्द कैसे बन गया है, इसको लेकर पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर हैं अजय बिसारिया, उन्होंने जो कहा वो आपकी स्क्रीन पर है कि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करके भारत के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। पाकिस्तान काफी समय से बांग्लादेश के जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहता था, लेकिन शेख हसीना की सरकार की वजह से पाकिस्तान को यह मौका नहीं मिल सका। अब पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनिस के अंतरिम सरकार के सहारे बांग्लादेश में अपनी मजबूत पकड़ बनाना शुरू कर दी है। जिस भारत ने बांग्लादेश को जमीन वापस दिलाई थी, वही बांग्लादेश अब भारत के लिए जो है वह सिर दर्द बन चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो जो एक्सपोर्ट है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है माइकल कुगेलामान की। अब इस इनके बारे में अगर हम बात करें तो माइकल कुगेलामान जो है, यह जो है आपके विदेशी मामलों के स्टडी करने वाले अमेरिका के विल्सन सेंटर ऑफ साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ विल्सन सेंटर। यह कहते हैं कि देखिए भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वह खुली सीमा है, जिसके जरिए सामान और लोगों का आसानी से यहाँ आवाजावन जो है आना जाना लगा रहता है और यही वजह है कि भारत के लिए यह काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। बांग्लादेश अपने नए दोस्त पाकिस्तान की मदद से भारत में आतंकवाद और तस्करी को भी बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा इन्होंने 2004 का एक उदाहरण लिया जब भारत ने तब इसी रास्ते के जरिए जो है वो चीनी गोला और बारूद के लगभग 1500 बक्से जो है वो जब्त भी किए थे। तो ये एक तरह से जो है वो अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के माध्यम से तस्करी, आतंकवाद को यहाँ बढ़ावा भी दे। और आईएसआई जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ एक्टिव भी हो चुका है। किस जगह पर आईएसआई एक्टिव हो चुका है? चिकन नेक के पास, यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो आईएसआई है, जो कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, वह यहाँ के लिए खतरा भी बन सकता है। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस प्रकार की जब स्थिति हो रही है
तो भारत क्या करे? भारत बांग्लादेश के इस बदलते रुख पर क्या कर सकता है? दोस्तों, सबसे पहले तो भारत को जो है वो ये चाहिए कि बांग्लादेश की आर्थिक निर्भरता को कमजोर करना शुरू कर देना चाहिए, जो कि भारत कर चुका है। बांग्लादेश पर कई तरह के भारत जो है वो टैरिफ भी लगा सकता है, यानी कि भारत पे जो उसकी निर्भरता है, उस निर्भरता के लिए। और इसके अलावा भारत जो है वो क्या कर सकता है कि किसी भी तरह से वहां की अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाने की कोशिश जो है वो कर सकता है। साथ में भारत ने पाकिस्तान की जो मेंबरशिप वाली सार्क की जगह जो है वो बिमस्टेक को जो बढ़ावा दिया, एक बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा हम बात करें तो 15 जनवरी 2025 को भारत ने बांग्लादेश की सीमा पर जो 800 किलोमीटर का जो एरिया है, जो बिना बाढ़ वाला बॉर्डर था, वहां बहुत तेजी से बाढ़ लगा है। हम जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश की स्थलीय सीमा बहुत बड़ी है, लगभग 4096 किलोमीटर, यानी कि 4100 किलोमीटर की सीमा है। और इसकी रक्षा करना बहुत बड़ी बात है, तो भारत ने इसको घेरने का जो है काम कर लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम ये भी जानते हैं कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने बांग्लादेश को चेतावनी भी दी है कि वो भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार का हास्यास्पद जो है वो आरोप लगाना बंद कर दे। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री बिम्स्टेक की मीटिंग में गए थे, वो वहां मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और पीएम मोदी ने आपसी सम्मान और रिश्ते को सुधारने की भी बात कही है। उन्होंने साथ में ही यह भी कहा है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वह भी ना हो, यानी कि हिंदुओं को सुरक्षित जो है वो रखा जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो 8 अप्रैल 2025 को भारत ने जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, यानी कि सीबीआईसी ने एक सर्कुलर जारी किया और बांग्लादेश से ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है वापस ले ली है, जिसके तहत बांग्लादेश भारत के बंदरगाह और एयरपोर्ट से दूसरे देशों पे जो है वो निर्यात कर रहा था। तो कुल ये सब रास्ते हैं जिसके माध्यम से जो है वह भारत दबाव दे सकता है। भारत ने बांग्लादेश पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ट्रांसशिप सुविधा बंद तो कर दी है, लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें तो इससे बांग्लादेश को करीब 14 बिलियन डॉलर का जो है वो नुकसान हो सकता है। और कुल मिलाकर हम बात कहें तो हम एक समावेशी बांग्लादेश अगर हम चाहते हैं, ऐसा विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कह रहे हैं, तो हमें उनके व्यापार में बाधा डालने की जरूरत है। और भारत जो है वो लगभग 4 तरीके से बांग्लादेश को सिखा सकता है। सबसे पहला, कृषि प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाकर, यानी कि भारत ने बांग्लादेश की जूट, मछली और तंबाकू जैसे कृषि उत्पादों पर अगर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। टैरिफ बढ़ने से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी का 16% निर्यात से आता है और भारत दूसरा सबसे बड़ा बांग्लादेश का निर्यात बाजार है। दूसरा, अगर हम बात करें तो बिजली आपूर्ति पर भी भारत कंट्रोल कर सकता है। भारत बांग्लादेश को 2 मेगावाट बिजली सप्लाई करता है, जिससे कि बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरत जो है वो पूरा हो रहा है। भारत आपूर्ति कम कर सकता है, भुगतान की शर्तें कड़ी कर सकता है, जिससे कि बांग्लादेश की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और वहां का जो जनजीवन है वो प्रभावित हो सकता है। तो कुछ ये सब रास्ता अपना कर जो है वो भारत बांग्लादेश को जो है वो थोड़ा सा कड़े संदेश भेज सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत इस समय बांग्लादेश को किसी भी प्रकार का देखें तो हो सकता है कि सबक सिखाना नहीं चाहता है। और यह भारत की बांग्लादेश के प्रति जो रणनीति है, इस रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। भारत ने अभी तक काफी शांत रवैया अपनाया है और आगे भी हो सकता है कि भारत शांत ही रहे। इससे भारत को भी खतरा है, क्योंकि अगर बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए भारत कुछ कड़े एक्शन लेता है, तो बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के काफी करीब जा सकता है, जिससे कि भारत को ही नुकसान होगा। इसके अलावा भारत इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी जंग नहीं चाहता है, ना ही बांग्लादेश को जो है वह चीन और पाकिस्तान के करीब जाने देना चाहता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत की बांग्लादेश से इतनी ही चाहत है कि तुम भले हमसे प्यार ना करो, लेकिन तुम किसी और से प्यार ना करो या किसी और के करीब ना जाओ। तो अब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्तों में खटास आ रही है, अब खटास कितनी बढ़ेगी? क्या ये तनातनी और भी बढ़ेगी? रिश्ते सामान्य होंगे या नहीं होंगे? इसके बारे में अभी अंदाजा लगाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी हाल में बिमस्टेक की मीटिंग हुई थी थाईलैंड में, भारत के प्रधानमंत्री भी गए थे, वहां के कार्यवाहक प्रमुख मोहम्मद यूनुस से भी मिले थे। और मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के हैं, वह इस समय बिमस्टेक के चेयरमैन बने हैं। तो भारत ने साउथ एशिया में कई सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं और ऐलान भी किया है इन्वेस्टमेंट करने का, जिससे कि भारत और बांग्लादेश के तनातनी के बीच में भारत कोशिश यही करेगा कि डिप्लोमेटिक रिश्ता जो है बना रहे और अगले 2 सालों में बांग्लादेश में जो इलेक्शन आने वाले हैं
उस इलेक्शन के बाद भारत जब देखेगा कि बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार आ चुकी है, तो रिश्ते को सुधारने पर ध्यान रखेगा। साथ में भारत बांग्लादेश के बीच में रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ही आंदोलन बांग्लादेश में शुरू हो जाए। जिस तरह से छात्रों ने आंदोलन करके शेख हसीना को सरकार को गिरा दिया था, वैसे ही वहां के छात्र मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एकत्र होकर अगर वहां की सरकार को गिराते हैं, मतलब मोहम्मद यूनुस को हटाते हैं। और बांग्लादेश के अंदर खाने की खबर तो ये भी है कि वहां के लोग जो हैं वह मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है वह विरोध के सुर तेज कर चुके हैं। जब भी बांग्लादेश में आपको सुनने को मिलेगा कि वहां आंतरिक विरोध तेज हो रहा है और मोहम्मद यूनुस को वहां से भगाया जा रहा है, तो अपने आप ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मधुर हो जाएंगे। लेकिन अभी इसमें समय लगेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत किस प्रकार से बांग्लादेश को सबक सिखा सकता है, तो हम यही कह सकते हैं कि धैर्य के साथ सबक सिखा सकता है। धैर्य यानी कि इस समय भारत को बांग्लादेश के साथ किसी भी प्रकार से अपने संबंधों को कड़वा नहीं करना है। अभी समय देना है, धैर्य रखना है और परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करना है। पाप का घड़ा भरता है, भर रहा है। मोहम्मद यूनुस जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान के करीब हो रहे हैं, वहां की जनता नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश जो है वो चीन और पाकिस्तान के इतने करीब जाए। वहां की जनता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश जो है वो भारत से अपना विरोध शुरू करे। बांग्लादेश की जनता भारत के साथ अपने संबंधों को कड़वा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस की इस रणनीति ने वहां की जनता को भी जो है वह मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ा करने का काम कर दिया है। तो बस प्रतीक्षा करते रहिए, जल्द ही कुछ देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होगी। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।